ये एक्सरसाइज आज हमने करनी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 मैंने आपको कहा था कि मैं पहले करवा दूंगा आपको ये एमसीक्यूज में एक दो चीज़ें। इसमें जो गिवन डेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, इसमें हमारे पास गिवन डेटा है देखिए ये हमें बता रहा है कि हमारे पास HCl सोल्यूशन है, HCl सोल्यूशन, और ये हमारे पास है 0.01 मोलर। 0.01 मोलर, मोलर से मुराद मोल्स पर डीएम क्यूब है। और हमने इसका जो है पीएच मालूम करना है। मेरे पास टेबल ज़रा थोड़ी छोटी है, मैं कल इंशाल्लाह बड़ी टेबल पे शिफ्ट हो जाता हूँ, आज इसे गुजारा कर लेते हैं, इस पर सारी चीज़ें आती नहीं हैं। ओके, अब डेफिनेटली जिस वक्त हम इसके सॉल्व करेंगे इसको न्यूमेरिकल को, हम अगर इसका रिएक्शन लिख लें HCl का, कि डेफिनेटली अगर इसका एक्वस सोल्यूशन हो 1 मोलर है, हम इसको आयनाइज करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन बनेंगे। ठीक है जी। और इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर HCl का 1 मोल होगा तो इससे हाइड्रोजन आयन भी 1 मोल ही बनेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास दिया हुआ मोलर, मोलर से मुराद 0.01 मोल्स पर डीएम क्यूब है, क्योंकि ये 0.01 मोल्स है HCl हमारे पास। अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 1 मोल सोल्यूशन है टोटल, तो इसमें हाइड्रोजन आयन भी लिहाजा 0.01 मोल्स ही होंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास चूंकि इक्वेशन है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो इसको अगर हम सॉल्व करें माइनस लॉग ऑफ 0.01, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे पास 0.01 मोलर है या 0.01 मोल्स पर डीएम क्यूब है, तो जब हम लेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ 0.01 तो ये 2 के बराबर आता है। तो ये इसका आंसर हो गया जी। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर, इसमें आपका जो बनता है राइट ऑप्शन, दैट इज सी पार्ट। क्लियर हो गई जी बात? अगर क्लियर है तो बता दें, मैं अगले पे चला जाता हूँ। यस सर। जी, इसके बाद हमारे पास पार्ट 9 है। जी, पार्ट 9 में हमें जो गिवन डेटा है उसमें हमारे पास क्या है कि जी हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। मैं इसको एक दफ़ा ज़रा रीड आउट कर लेता हूँ। If 25 centimeter cube of 1 mole per dm cube nitric acid is added to 50 centimeter cube of 0.5 you can maybe molar here 0.5 moles per dm cube potassium hydroxide solution, what would be the pH of the resulting solution? पहले ज़रा देखते हैं हमें नाइट्रिक एसिड में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। नाइट्रिक एसिड हमारे पास वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और आपको ऑलरेडी ये पता है कि एक डीएम क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इसकी मोलैरिटी दी हुई है 1 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है जी। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी मोलैरिटी दी हुई है 0.5 मोल्स पर डीएम क्यूब। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पहले हम ले लेते हैं इसमें नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन बनाते हैं एक्वस सोल्यूशन, तो यकीनन एक तो हमें ये हाइड्रोजन आयन देगा और नाइट्रेट आयन देगा, ठीक है जी। और नाइट्रिक एसिड इस इक्वेशन के मुताबिक क्योंकि बैलेंस्ड है, अगर नाइट्रिक एसिड हमारे पास 1 मोल होगा तो हाइड्रोजन आयन भी 1 मोल ही बनेंगे, ठीक है।
लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है उसकी मोलैरिटी है लेकिन 1 मोल ही है, 1 मोलर है, 1 मोल पर डी एम क्यूब। इसका मतलब अगर हमारे पास सोल्यूशन 1 डी एम क्यूब है तो इसमें हाइड्रोजन आयन भी 1 मोल ही होंगे। ठीक है, लिहाजा हम एक तरफ ले लेते हैं जो हमारे पास एक तरफ हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ HNO3 सोल्यूशन, और दूसरी तरफ हम इसके कंपैरिजन में ले लेते हैं जी हमारे पास हाइड्रोजन आयन कितने होंगे इसके अंदर। अगर तो ये वॉल्यूम चूंकि ये 1 मोलर है यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता तो हमारे पास इसमें हाइड्रोजन आयन कितने होते जी, 1 मोल होते। ठीक है, क्योंकि इसकी मोलैरिटी 1 मोलर पर डी एम क्यूब है, 1 मोल से 1 मोल ही हाइड्रोजन आयन बनेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास सोल्यूशन है 25 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम रखेंगे x, लिहाजा x किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 इंटू 1 डिवाइड बाई 1000। ठीक है जी, तो हमारे पास ये टोटल जो आ गया, जो हाइड्रोजन आयन इसमें है 0.025 मोल्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, इसको ज़रा जहन में रख लीजिएगा। इसको मैं इनसर्कल करता हूँ ग्रीन से ताकि हमें आइडिया हो कि हमने इसको कंसिडर करना है। इसके बाद हम लेते हैं जी नाइट्रिक एसिड के बाद हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इस तरह कंसिडर करते हैं कि उसमें देखते हैं हाइड्रोक्साइड आयन कितने बनते हैं। ठीक है जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, आयोनाइज करेंगे इसको, तो हमें पोटेशियम आयन मिलेंगे और साथ हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। और इस बैलेंस्ड, चूँकि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो अगर 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन भी 1 मोल ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसकी मोलैरिटी 0.5 मोल्स पर डी एम क्यूब है, यानी 0.5 मोल है अगर हम 1 डी एम क्यूब सोल्यूशन कंसिडर कर लें। तो अगर ये 0.5 मोल है तो लिहाजा हाइड्रोक्साइड आयन भी 0.5 मोल ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन जाहिर सी पता इस सोल्यूशन का हम कितना ले रहे हैं, पहले जो हमारे पास सोल्यूशन था नाइट्रिक एसिड का, इसका हम ले रहे थे 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और उसमें हमारे पास मोल कितने थे जी, पर डी एम क्यूब 1 मोल था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन पर मोल है 0.05 मोल्स पर डी एम क्यूब। ठीक है, तो लेकिन सोल्यूशन हम ले रहे हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें ज़रा देखते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन कितने बनते हैं। एक तरफ हम ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ KOH सोल्यूशन, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं इसमें हाइड्रोक्साइड आयन्स कि कितने हाइड्रोक्साइड आयन। और अगर वॉल्यूम हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 DM क्यूब होगा तो इसमें 0.05 मोल होंगे हाइड्रोक्साइड आयन। और अगर ये 50 सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है तो इसमें हम रखेंगे ये x हो गया। ठीक है, लिहाजा x किसके बराबर हो गया जी, 50 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये भी बनता है, इसमें जो आंसर 0.025 मोल्स ही बनते हैं, 0.025 मोल्स। ठीक है, पहले हमने देखा कि हमारे पास जो इस सोल्यूशन में अब हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, वो भी 0.025 मोल्स हैं, और अब हाइड्रोक्साइड आयन भी 0.025 मोल्स ही बन गए। तो अगर हम जाहिर बात है इन सोल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में रिएक्ट करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में। क्योंकि दोनों हमारे पास 0.025 मोल्स हैं, तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और 0.025 मोल्स वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिहाजा हमारे पास इस सोल्यूशन में ना हाइड्रोजन आयन बच गए ना हाइड्रोक्साइड आयन बच गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि नो हाइड्रोजन आयन्स एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स विल बी लेफ्ट, देयरफॉर नो हाइड्रोजन आयन्स, सॉरी ये नंबर नहीं है, नो है, therefore no hydrogen ions or hydroxide ions will be left in solution. Therefore solution will be neutral, और हम लिख लेंगे कि therefore pH is equal to 7। ठीक है जी, तो ये इसका जो आंसर बन गया वो पार्ट बी बन गया। ठीक है जी, अगर यहाँ तक क्लियर है तो बता दें मैं इसको फिर
आगे चलाता हूँ, और अगर कोई चीज़ दोबारा दिखानी है तो ये भी बता दें, हम इसको स्लाइड को ऊपर नीचे कर लेता हूँ। वैसे इंशाल्लाह वीडियो में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो आप इसको स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं जिस वक्त इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर, तो गालिबन जो मैंने लिखे हुए थे, मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, डेफिनेटली ये मुख्तलिफ की बुक्स पे भी किया हुआ होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई इशू नहीं है, आप इसको कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक है, रिकमेंड मैंने आपको किया था कि मेरे पास भी चूँकि है इसकी जो की है वो कॉलेज केमिस्ट्री की है। वैसे मेरे पास और भी हैं, लेकिन हर एक को कंसल्ट करना मुश्किल होता है। हमें ऑथर ये इसके जो दे जाते हैं सारे लोग रिकमेंडेशन के लिए, लेकिन हाँ कंपेरेटिवली जो हमें बेटर लगती है वो कॉलेज केमिस्ट्री की है। ठीक है, बहरहाल मैं इसको सॉल्व करूँगा अपने मेथड से, तो मे बी ये हो सकता है कि इसकी कोई कोइंसिडेंस हो कि ये उसके साथ मिलता जुलता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ओके, कुछ बच्चे ज्वाइन हुए हैं मज़ीद, मैं ज़रा एक दफ़ा अटेंडेंस फिर मार्क कर लूँ। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं रीड आउट करता हूँ। कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉर्मिक एसिड सोडियम फॉर्मेट बफर सोल्यूशन कंटेनिंग 1.0 मोल ऑफ ईच कंपोनेंट। देखिए जी, हमारे पास इसमें दो कंपोनेंट, हमें पता है बफर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक इसमें एसिड होता है और एक इसमें साल्ट होता है, या फिर एक बेस होती है और एक इसका साल्ट होता है। लेकिन ये जो हमें दिया हुआ ये फॉर्मिक एसिड सोडियम फॉर्मेट बफर है, तो इसमें एसिड है और साल्ट है। तो इसमें हमें दिया हुआ कि दोनों चीज़ 1.0 मोल सोल्यूशन में है, और हम कंसिडर करते हैं हमारे पास सोल्यूशन 1 डीएम क्यूब है। 1 डीएम क्यूब अगर हमारे पास सोल्यूशन है, तो हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट्स क्योंकि 1 मोल है, तो हम कहेंगे दोनों की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, यानी 1 मोल्स पर डीएम क्यूब है। ठीक है जी, जो गिवन डेटा हमारे पास है ए पार्ट में, डेटा हमारे पास है फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये दिया हुआ हमारे पास 1.0 मोल, और जो हमारे पास सोडियम फॉर्मेट है HCOONA, ये भी हमारे पास 1.0 मोल दिया हुआ। ठीक है, और हमने कहा कि जी लेट द सॉल्यूशन इज 1 डीएम क्यूब। हम लेट करते हैं, हमारे पास टोटल सॉल्यूशन 1 डीएम क्यूब है, देयरफॉर साल्ट कंसंट्रेशन, बल्कि हम पहले एसिड की कंसंट्रेशन इसमें लिख लेंगे फिर साल्ट की लिखेंगे, फ़र्क तो वैसे कोई भी नहीं पड़ता। ओके, ये यहाँ से हम इसका सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं, तो सॉरी मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ ताकि हम इसका जो पूरा लिख लें कि हमें और क्या क्या चीज़ चाहिए इसमें। ओके, और हमने इसका पीएच मालूम करना है। पीएच हमने मालूम करना है। ठीक है जी, ये हमारे पास डेटा आ गया। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहली बात यही करते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 1 डीएम क्यूब। ठीक है जी, देयरफॉर एसिड कंसंट्रेशन इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन, कौन सा एसिड है हमारे पास, फॉर्मिक एसिड HCOOH, और कंसंट्रेशन इसकी लिहाजा क्या होगी 1.0 मोलर या मोल्स पर डीएम क्यूब, कैपिटल एम से हम लिखेंगे तो इसका मतलब मोलर हो गया। इसी तरह हमारे पास जो साल्ट कंसंट्रेशन, ये बराबर होगी कंसंट्रेशन ऑफ HCOONA। अच्छा, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि साल्ट हमारे पास सारा किस फॉर्म में होता है, ये डिज़ोल्व फॉर्म में होता है, ये आयन की फॉर्म में, क्योंकि साल्ट की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारा सॉल्युबल फॉर्म में होता तो ये आयंस की फॉर्म में होगा,
लिहाजा जब आप साल्ट कंसनट्रेशन लिखेंगे तो ये स्टेट आयन कंसनट्रेशन जो ओवरऑल इसमें होगी उसके बराबर होगी। ये हम बफर में सारा पढ़ चुके हैं। ये भी हमारे पास 1.0 मोल है। ठीक है, आप इसको HCOO नेगेटिव लिख लें। हमें पता है एसिड बफर में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है क्योंकि ये वीक होता है, जबकि साल्ट सारा आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन आप इसको कंसनट्रेशन ऑफ HCOO नेगेटिव लिख लें या HCOONA लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी जो ज़रूरी चाहिए होती है हमारे, या तो हमें साल्ट की Ka वैल्यू पता हो या उसकी Pk वैल्यू पता हो, और ये आपको पता है कि ये गिवन होती है नॉर्मली। तो मैंने आपको कहा था कि आप एक दो का याद रखें, एक आप एसिटिक एसिड का रखें, एक फार्मिक एसिड का, क्योंकि आपके इम्तहान में यही दो आने हैं। ठीक है, फार्मिक एसिड का Ka इसने बी पार्ट में चूंकि साथ दिया हुआ, अगर तो इम्तहान में क्वेश्चन सिर्फ ए पार्ट आता है तो उसमें इंशाल्लाह उसने दिया होगा, ना दिया होगा तो ये आप काइंडली याद रखें। ठीक है, Ka चूंकि दिया हुआ, ये भी हमें इसमें डेटा में ही लिखना चाहिए था, मैं इसको लिखना भूल गया, मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है जी, डेटा में चूंकि इसने Ka दिया हुआ, यहाँ पर मैं कहीं पर इसको ऐड कर देता हूँ। Ka इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये फार्मिक एसिड का। अब हम इधर आ जाते हैं। सबसे पहले हम यही करते हैं कि हम Ka को Pka में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने बाद में हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करनी है। जो इक्वेशन क्या है कि पीएच इज इक्वल टू Pka प्लस उसमें फिर लॉग ऑफ साल्ट कंसनट्रेशन डिवाइड बाई एसिड कंसनट्रेशन। इसलिए हम पहले Pka मालूम करेंगे। Pka किसके बराबर होता है? माइनस लॉग ऑफ Ka। ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ, क्योंकि Ka वैल्यू हमारे पास दी है 1.8 इंटू 10⁻⁴। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाती है 3.744। 3.744 कैलकुलेटर आपके इम्तहान में अलाउ होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू हेंडरसन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू हेंडरसन इक्वेशन, जी बेटा मैं आपका चैट देख लेता हूँ, आप क्या पूछना चाहते हैं। कोई ख़ास बात हुई तो मैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी कर लेता हूँ। सर काइंडली अभी से अटेंडेंस मार्क कर लें, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सिग्नल इशू। ठीक है बेटा, मैं कर लेता हूँ। फजल खान कर रहा है, कह रहा है मैं मार्क कर देता हूँ। ओके सर, अटेंडेंस हो गई है या बाद में लेंगे? जी बेटा, नॉर्मली होता ही है कि अटेंडेंस 2-3 दफ़ा हम नोट कर लेते हैं क्लास के दौरान, और जो बच्चा कंसिस्टेंटली मौजूद रहता है तो उसकी अटेंडेंस तो मार्क करते हैं प्रेजेंट, अदरवाइज फिर एब्सेंट मार्क हो जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू हेंडरसन इक्वेशन पीएच इज इक्वल टू Pka प्लस log of salt concentration divided by acid concentration। ठीक है जी, Pk हमने मालूम किया 3.744 प्लस log ऑफ साल्ट कंसनट्रेशन और एसिड कंसनट्रेशन हमारे पास दोनों 1 मोलर है, 1.0 डिवाइड बाई 1.0। ठीक है जी, जब हम इन दोनों को करते हैं ये हमारे पास आता है 3.744 प्लस लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1.0 डिवाइड 1.0, लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो लिहाजा इस सोल्यूशन की पीएच इसके Pka के बराबर होगी, और कितनी होगी? 3.744। ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक और याद रखें और समझ लें कि जिस वक्त हमारे पास साल्ट और एसिड दोनों की कंसंट्रेशन बराबर बराबर होती है। ठीक है, एक बफर में अगर हमारे पास साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर बराबर है तो ऐसे बफर की जो पीएच होती है वो इसकी Pka वैल्यू, जो एसिड की आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है, उसका अगर हम पावर ले लें तो उसके बराबर वो होता है। ठीक है, लिहाजा अगर साल्ट और एसिड आप बराबर बराबर मकदार में ले लेंगे तो पीएच हमेशा बफर की एसिड के Pka वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक भी क्लियर है? अगर ये सारा क्लियर है तो बता दें, मैं अगला क्वेश्चन शुरू कर लेता हूँ। जी ठीक हो गया, फुरकान ने हाथ रेज कर लिया। ओके जी, इसके बाद हम इसी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी जी, इसमें हमारे पास गिवन डेटा क्या है जी? अब गिवन डेटा है
व्हाट विल बी द पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन, हमने इसी सोल्यूशन की पीएच बतानी है, ठीक है। आफ्टर एडिशन ऑफ 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 1.00 dm³ ऑफ द बफर सोल्यूशन इन पार्ट ए, ठीक है जी। ये कहता है अगर हमारे पास हम इसमें ऐड करते हैं 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एडिड, ये इसमें HCl ऐड हो गया 0.10 मोल, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इसने बता दिया, इसको हमने कंसिडर करना 1 dm³, ठीक है जी। ओके, अच्छा जी, जिस वक्त हम HCl ऐड कर लेते हैं इस बफर में 0.1 मोल HCl ऐड करते हैं तो HCl आयनाइज होगा, वो हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा, ठीक है। ये मैं डेटा अब इसका लिख लेता हूँ यहाँ, सॉरी सोल्यूशन। हम क्या करेंगे जी, HCl हमने इस सोल्यूशन में ऐड कर लिया जिसमें ऑलरेडी हमारे पास बफर है, जिसकी पीएच हमने ऊपर कैलकुलेट की है 3.744, जिसमें हमारे पास जो एसिड की कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर थी और साल्ट की कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर, दोनों हमारे पास एसिड भी 1.0 मोल था और साल्ट भी 0.1 मोल था। इसी में अब हम HCl ऐड कर रहे हैं 0.1 मोल, ठीक है जी। HCl जब आयोनाइज हो जाएगा इस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो ये हमें देगा हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। क्योंकि HCl हम 0.1 मोल ऐड कर रहे हैं, लिहाजा इसमें हाइड्रोजन आयन भी कितना जनरेट हो जाएगा 0.1 मोल, ठीक है जी। जब ये हाइड्रोजन आयन आप इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक, तो अब हाइड्रोजन आयन ऐड करने का क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इसमें ये हाइड्रोजन आयन फ़ौरन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अगर ये बंद हो जाता तो हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, यहीं से हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। ओके, अब जाहिर बात है ये जो हाइड्रोजन आयन जनरेट हो गया, ठीक है, ये स्टेट आयन के साथ, सॉरी बल्कि में फॉर्मेट आयन है, यानी जो साल्ट है, ठीक है, फॉर्मेट आयन CH3, सॉरी CH3 नहीं, केस्टिक एसिड ज़्यादा याद रहे, फॉर्मेट आयन है हमारे पास HCOO, फॉर्मेट आयन इस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके साथ, किसमें, HCOOH, यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, इसने हाइड्रोजन आयन दिया था जिसको पीएच चेंज करनी चाहिए, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, फॉर्मेट आयन, जो साल्ट ने दिया, वो साल्ट बेसिकली इसी फॉर्म में, फॉर्मेट आयन की फॉर्म में। इसलिए हम देख रहे हैं कि साल्ट यूज़ हो गया और एसिड बन गया, ठीक है, यानी 0.1 मोल ये यूज़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास 0.1 मोल हाइड्रोजन आयन है और हमारे पास जो साल्ट है वो मज़ीद एसिड जो है वो मज़ीद 0.1 मोल बन जाएगा। लिहाजा न्यू कंसंट्रेशन जो, देयरफॉर न्यू कंसंट्रेशन, ठीक है जी। अब हमारे पास इसमें क्या होगा, एसिड में इजाफा हो गया, लिहाजा नई एसिड कंसंट्रेशन जो होगी अब फॉर्मिक एसिड, वो पहले 1.0 मोल था, अब उसमें 0.1 मोल का इजाफा हो गया, तो लिहाजा एसिड की नई कंसंट्रेशन कितनी हो गई जी, 1.1 मोल हो गया, और साल्ट चूंकि यूज़ हो गया, फॉर्मेट आयन की फॉर्म में साल्ट था वो यूज़ हो गया, वो पहले 1.0 मोल था, अब उसमें कम हो गया 0.1 मोल, तो ये रह गया अब हमारे पास 0.9 मोल रह गया, ठीक है। मेरा ख्याल है मैंने इसकी कैलकुलेशन ठीक की है, ये रह गया 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1, ये हो गया 0.9 मोल्स, ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। जी हैंड रेज करें अगर यहाँ तक क्लियर है सारा। ओके, अच्छा जी, अब दोबारा हम एंडरसन इक्वेशन ले लेंगे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एसिड कंसंट्रेशन, ठीक है जी। और pKa हमने ऊपर मालूम किया था,
इसकी पी के वैल्यू जो थी वो कितनी थी जी 3.744 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसनट्रेशन अब हमारे पास 0.9 हो गई और एसिड 1.1 हो गया। इसको सॉल्व कर लें 3.744 प्लस लॉग ऑफ 0.9 डिवाइड बाई 1.1 ये आता है 0.818 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3.744 प्लस अब इसका हम लॉग ले लेंगे। मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। जी हमने लेना है लॉग ऑफ 0.818 ये दे रहा है -0.8724 -0.087 -0.087। आप भी ज़रा अगर कैलकुलेटर आपके पास है इसको चेक कर लें कहीं गलती ना हो जाए। 3.744 -0.087 3.744 -0.087 तो ये इसकी बन गई 3.657 ये इसकी नई पीएच आ गई। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ये जो इसने सोल्यूशन दिया हुआ उसमें और हमारे इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कैलकुलेटर से दोबारा करके, कहीं कोई करेक्शन हो तो मुझे भी बताइएगा। ओके ठीक है जी, यहाँ तक अगर क्लियर है तो बता दें, हैंड रेज कर लें ताकि हम अगला क्वेश्चन करें। जी ठीक हो गया, 3 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज कर लिए, फजल खान ने भी कर लिया जी, ठीक हो गया। ओके एक दफ़ा मैं अटेंडेंस चेक कर लेता हूँ तो इसके बाद इंशाल्लाह आप अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके इसके बाद हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए। जी गिवन डेटा हमारे पास है कैलकुलेट दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी है ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन हैविंग पीएच 10.6 और पीएच दिया हुआ 10.6। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बड़ा आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हमें पता है कि pH इज इक्वल टू सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं इसके pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है जी, और हम इसको करते हैं जी 10.6 इट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, रीअरेंज कर लें, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10.6। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें ताकि जो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये ख़त्म हो जाए। तो जब माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का हम एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 10.6। ठीक है जी, जब आप 10.6 का एंटी लॉग ले लेंगे तो ये बनता है 2.51 इंटू 10⁻⁻11 मोल पर डी। ठीक है जी, इसका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, अगर क्लियर हो तो हैंड रेज कर जी, ठीक हो गई। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी पर। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी, ये इसमें गिवन डेटा है
An aqueous solution contains 1 into 10 to the minus 9 per moles dm cube of हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन एक ही बात है। हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव लिख लें, इसकी कंसनट्रेशन दी है, हाँ ठीक है कंसनट्रेशन दी हुई है, इसी को आप हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ये इसने बताया हुआ जी ये किसके बराबर है, ये है 1 into 10 to the power minus 9 moles per dm cube, 1.0 into 10 to the power minus 9 moles per dm cube। ओके, और हमने इसका मालूम करना है, कैलकुलेट द पीओएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसकी पीओएच हमने मालूम करना है। ओके, मोहम्मद इरफान ने लाइन लगाई है, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, आपने इसको मिटा भी दिया। ओके, हम इसका सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। हमें आइडिया है कि अगर हमें किसी चीज़ के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी है तो उससे हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे ये बनती है 9। ठीक है, वेरी सिंपल, माइनस लॉग ऑफ 10 इज पावर समथिंग इट इज इक्वल टू दैट ऑफ पावर। ठीक है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब हमें पता है कि पीएच प्लस पीओएच किसी भी सॉल्यूशन की हमेशा 14 के बराबर होती है। ठीक है, लिहाजा पीओएच किसके बराबर हो जाएगी, ये 14 माइनस पीएच हो जाएगी। तो जब हम इक्वल टू 14 माइनस पीएच हमारे पास आई हुई है 9, तो 14 में से अगर हम 9 ले लेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें से 5 इसकी पीएच आ गई। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है जी, अगर ये क्लियर है तो बता दें, मैं अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 मुख्तसरन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह देखते हैं चैप्टर 9 के बारे में कुछ और चीज़ें आपको बता दूँगा। ठीक हो गया जी, तैयब ने हैंड रेज किया, फुरकान ने हैंड रेज किया, गुड। इसके बाद हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। 3 पार्ट हैं इसके। ये पहले तो पूछ रहा व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, को हमने डिस्कस किया हुआ। ठीक है जी, इट इज द कैटायन एंड एनायन प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, द रिएक्शन ऑफ दीज टू आयंस विद वाटर टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल एसिडेंट बेस, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। यानी वाटर ब्रेक हो जाता है, जो कैटायन होता है वो बेस में तब्दील होता है, जो एनायन होता है वो एसिड में तब्दील होता है, और फिर हमने देखा था उनमें से कौन रिएक्ट कर सकेगा कौन नहीं कर सकेगा। जिसकी जो स्ट्रॉन्ग है वो रिएक्ट करेगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है। राइट द इक्वेशंस ऑफ हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला इसने लिया पोटेशियम आयन। ठीक है, हमने हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लेनी है। अच्छा जी, पोटेशियम आयन बिलोंग्स टू स्ट्रॉन्ग बेस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, लिहाजा हम कहेंगे देयर फोर इट इज़ अ वीक कैटायन, क्योंकि इसका ताल्लुक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, जिससे एक वीक कैटायन है। वीक कैटायन या आप कह सकते हैं कि बेस का एक वीक कंजुगेट एसिड है। ठीक है, लिहाजा हम कहेंगे क्योंकि वीक है देयर फोर इट विल नॉट हाइड्रोलाइज। ठीक है, लिहाजा इसका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन नहीं होगा, यह हाइड्रोलाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वीक है। ओके, नंबर 2, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन बिलोंग्स टू वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, अमोनियम आयन का ताल्लुक एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से है। ठीक है जी, देयरफॉर इट इज अ स्ट्रॉन्ग कैटायन। ओके, देयरफॉर इट विल रिएक्ट विद वाटर।
वाटर एंड प्रोड्यूस। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा जी? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी, ओके। हम इसका रिएक्शन लिख लेंगे। रिएक्शन इसका क्या होगा? अमोनियम आयन प्लस वाटर। ठीक है, अमोनियम आयन ये जो है ये पॉजिटिव है, लिहाजा ये वाटर से कौन सा आयन पिक करेगा? नेगेटिव आयन, और एक इसमें तब्दील हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और पीछे क्या चीज़ बच जाएगी? पीछे हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन से जनरेट किया, ये इसका रिएक्शन है। ओके, उसके बाद हम आते हैं तीसरे पर, नंबर 3। तीसरा हमारे पास साइनाइड आयन, Cn नेगेटिव। ठीक है जी, साइनाइड आयन बिलोंग्स टू अ वीक एसिड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड है, उससे बिलोंग कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके। बेशक आप इसका रिएक्शन भी शो कर लेंगे। HCN व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट गिव्स हाइड्रोजन आयन प्लस साइनाइड आयन। ये आप ऊपर वाले में भी ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। ओके, देयरफॉर it is a strong anion and will react with water to produce हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और रिएक्शन हम दिखा देंगे। जो साइनाइड आयन है ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव है लिहाजा ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव पार्ट को पिक करेगा, किसमें तब्दील हो जाएगा? HCN और साथ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो साइनाइड आयन है इसने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर ली,